नमस्कार, एफएम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। 7 बड़े की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। एक बड़ी बहस आप देख रहे हैं 7 बजे की। महाराष्ट्र के सियासी संकट का मामला है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। शिंदे गुट की ओर से दायर की गई 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील नीरज किशन कोल दलीलें पेश कर रहे थे। वहीं उद्धव ठाकरे ने बागी मंत्रियों पर बड़ी कार्रवाई की है और उनके मंत्रालयों को छीन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम विधानसभा के सक्षम अधिकारी से जवाब मांगेंगे कि डिप्टी स्पीकर को प्रस्ताव मिला था या नहीं। इसके बाद डिप्टी स्पीकर जीरवाल की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि डिप्टी स्पीकर ने ईमेल के माध्यम से भेजे गए उनके निष्कासन के प्रस्ताव की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया है। वहीं इन सब राजनीतिक उथल पुथल के बीच अघाड़ी सरकार को बहुमत के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में जिस तरह शिवसेना के विधायकों ने अपने बागी तेवर अख्तियार किए हैं, उससे आने वाले समय में शिवसेना और अघाड़ी सरकार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या उद्धव संकट से जूझ रही शिवसेना और सरकार को बाहर निकाल पाएंगे? तो बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी संकट चल रहा है जो कि अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। शिवसेना अब जो शिंदे गुट है वो जश्न मना रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई तक रोक लगा दी है। 11 जुलाई को अब अगली सुनवाई होनी है। उद्धव पर आफत मंडरा रही है। शिंदे को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिल गई है, जिसकी वजह से शिंदे गुट जश्न मना रहा है। वहीं इन सब राजनीतिक उथल पुथल के बीच में अघाड़ी सरकार को बहुमत पेश करने के लिए कहा जा सकता है। ऐसे में जिस तरह शिवसेना के विधायकों ने अपने बागी तेवर अख्तियार किए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि शिवसेना और अघाड़ी सरकार की मुश्किलें कम नहीं होंगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अब आगे क्या शिंदे गुट की प्लानिंग हो सकती है, उद्धव सरकार कैसे अपनी कुर्सी बचा पाएगी। और एक बड़ा सवाल यहाँ ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या आज हुई पहली जीत से शिंदे गुट उत्साहित होकर आगे कोई गलती कर बैठेंगे। संकट से शिवसेना को कैसे उद्धव बाहर निकालेंगे, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। शिवसेना के बागियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है और लगातार जश्न मना रही है। केक काटकर खुशियां मनाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। 11 जुलाई को अब अगली सुनवाई होनी है। तब तक के लिए बागियों को राहत मिल गई है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, केंद्र से उन्हें जो बागी विधायक हैं उन्हें मुहैया कराई गई है सुरक्षा। शिवसेना के बागियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, जिसके चलते काफी उत्साहित नजर आ रहा है शिंदे गुट। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अभी रोक लगाई है 11 जुलाई तक, 11 जुलाई को अब अगली सुनवाई होगी। अब देखने वाली बात यह है कि 11 जुलाई तक क्या सरकार बच पाएगी, उद्धव निकाल पाएंगे सरकार को बाहर और अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे। शिवसेना के बागियों को सुप्रीम कोर्ट से जिस तरीके से राहत मिल रही है और कहा जा रहा है कि 39 विधायकों का समर्थन है उनके पास में, इस तरीके से अगर देखा जाए तो अघाड़ी और शिवसेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और अल्पमत में सरकार आ सकती है। तो वहीं दूसरी ओर ये भी देखा जा रहा है कि कुछ दिन पहले केंद्र की तरफ से बागियों को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। साथ ही कहा गया है कि अगर उन्हें या उनके परिवार को कुछ भी होता है तो आगे समस्या खड़ी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है।
तो बता दें कि एक बड़ी मुश्किल उद्धव ठाकरे पर आ पड़ी है और बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना पर एक बड़ी आफत मंडरा रही है। कैसे उद्धव इसको बाहर निकालेंगे, कैसे अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। 11 जुलाई तक जो समय दिया गया है, 11 जुलाई को जो अगली सुनवाई होनी है, इस बीच में क्या सरकार गिर जाएगी या फिर जो बागियों के तेवर नजर आ रही हैं, एक और जीत उन्हें हासिल होगी। तो इस खबर पर हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ अजय तिवारी जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी संकट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक अब ये मामला जा पहुंचा है और कोर्ट ने 11 जुलाई का समय दिया है। क्या लगता है कि इस बीच में सरकार बचा पाएंगे उद्धव ठाकरे? निश्चित तौर से सरकार नहीं बचा पाएंगे उद्धव ठाकरे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्हें 11 जुलाई का टाइम दिया है, उसके साथ साथ राज्यपाल ने और स्पीकर ने उन्हें महाराष्ट्र में आमंत्रित भी किया है सदन में बैठने के लिए जी। और दूसरी चीज ये है कि उधर उद्धव ठाकरे जी की पत्नी लगातार बागी विधायकों की पत्नियों को फोन कर रही हैं और उनसे प्रार्थना कर रही है कि आप वापस आ जाएं। लेकिन एकनाथ शिंदे जी की पार्टी, एकनाथ शिंदे जी की जो टीम बनी है, वह टीम ये चाहती है कि हिंदुत्व की एकता के साथ हम चलें और बाला साहब ठाकरे के साथ हम चलें। और उन्होंने लगभग 50 विधायक अपने साथ इकट्ठे किए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 38 विधायकों को 11 जुलाई तक का टाइम दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने 38 विधायक को सुरक्षा भी मुहैया कराने के लिए कहा है। आपको मालूम होगा कि संजय राउत जी 2007 में प्रवीण राउत के जमीनी घोटाले में फंसे थे। अभी 2 दिन पहले ईडी ने फिर से संजय राउत को सम्मन भेजा है कि आप हाजिर होइए, क्योंकि आपने 50-50 लाख रुपया लिया है और उसकी जांच करनी है। संजय राउत ने इसे साफ इनकार किया है और कहा है कि हम ना ईडी के पास जाएंगे, ना ही हम बागी विधायकों को गुवाहाटी में जाके मनाएंगे। जिसको आना होगा वो आएगा। संजय राउत का तेवर। अजय जी, तो क्या ये जो याचिकाओं पर रोक लगाई गई है, इसे एक हार मान सकते हैं उद्धव ठाकरे की? बिल्कुल। उद्धव ठाकरे ने अपने पिता के चल रहे संघर्ष, अपने पिता के चल रहे विचार से अलग हटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जब 2019 में गठबंधन करके चुनाव जीता था, तो उन्हें हिंदुत्व के साथ जाना चाहिए था। लेकिन वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाकर के उन्होंने ये साबित कर दिया कि बाला साहब ठाकरे जो कांग्रेस और अन्य लोगों के खिलाफ धुर विरोधी हुआ करते थे, वो मुख्यमंत्री बन गए। और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके बीच में रहने वाले एकनाथ शिंदे जो उनके परिवार के साथ जुड़े हुए थे, राज ठाकरे जो उनके परिवार के साथ जुड़े हुए थे, आपको याद होगा राज ठाकरे कैसे अलग हुए, एकनाथ सिंह क्यों आज बगावत कर रहे हैं। और शिव सैनिक का मतलब है शिव मतलब हिंदू, और शिव के सैनिक जो भी हैं वो हिंदुत्व में जाएंगे, किसी भी एनसीपी और कांग्रेस में नहीं जाएंगे जो वकालत करते हैं मुसलमान की और लोगों की। जी बिल्कुल। तो उद्धव ठाकरे की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और जो 11 जुलाई तक का समय दिया गया है, ये उल्टी गिनती नहीं है,
उद्धव ठाकरे को अब ये लग रहा है कि शिवसेना ही कहीं मेरे हाथ से ना फिसल जाए, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी शिव सैनिक चूंकि पारिवारिक है, इसलिए शिवसेना रहेगी। कोई भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसे रोक नहीं सकता। लेकिन जिस तरह से महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया जाता है, शिवसेना के प्यार करने वाले लोग, बाला साहब ठाकरे के प्यार करने वाले लोग बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर के शिवसेना भी बना सकते हैं। और स्पीकर ने अभी बुलाया है, स्पीकर ने कहा है कि आप लोग आइए। तो शिंदे जी ने कहा है कि हम सदन में आएंगे, अपनी बहुमत सिद्ध करेंगे और अपनी एक पार्टी में सम्मिलित होंगे। और भारतीय जनता पार्टी के साथ तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक तकदीर है कि जब भी कोई मामला होता है, चाहे गोवा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो बिल्कुल, और उन पर आरोप भी लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई थी कांग्रेस की, वही साजिश यहाँ पर रची जा रही है महाराष्ट्र में। नहीं, सरकार गिराना एक अलग बात होती है और सरकार से विद्रोह करना एक अलग बात होती है। अगर उद्धव ठाकरे की टीम टूट करके भारतीय जनता पार्टी में 37 विधायक से कम जाते, तो 37 विधायक से कम विधायकों का अब तक इस्तीफा भी मंजूर हो जाता है और गेट के बाहर हो जाते हैं। लेकिन चूंकि 37 विधायक से ऊपर हैं, इसलिए उनका बहुत बड़ा वजन बढ़ जाता है। 2/3 बहुमत चाहिए होता है और ये नियम के अनुसार वो 2/3 बहुमत से ऊपर हैं, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन अजय जी उन पर कार्रवाई तो की है, उद्धव ठाकरे ने उन पर कार्रवाई तो की है, मंत्रालय को छीन लिया है उनके सभी के। उद्धव ठाकरे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उद्धव ठाकरे बयान बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन जो आदित्य ठाकरे ने आज बयान दिया, जो संजय राउत जी ईडी की धमकी देते हैं, तो संजय राउत जी ने महाराष्ट्र में जो आग लगाई है अपने बयान की वजह से, वो संजय राउत को 2 दिन पहले ईडी ने सम्मान दिया है परवीन राउत की वजह से। परवीन राउत जमीन घोटाले में संजय राउत का हाथ था, ऐसा मानते हुए उनको ईडी ने सम्मान दिया है। संजय राउत और उद्धव ठाकरे जी का जो बयान आ रहा है वो धमकी भरा आ रहा है। देखिए, आज भारत देश को प्यार चाहिए, भारत देश को स्नेह चाहिए, अखंडता के लिए एक दूसरे से जुड़ाव चाहिए। जो व्यक्ति मैं पे उतर जाता है, जो व्यक्ति मैं करने लगता है कि मैं, उद्धव ठाकरे ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आदित्य ठाकरे ने जो बयान दिया, संजय राउत जी ने जो बयान दिया, जिससे महाराष्ट्र में किसी का ऑफिस तोड़ दिया जाता है, किसी का घर तोड़ने की बात की जाती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि 39 एमएलए को जो बागी हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी महाराष्ट्र के प्रशासन की है। और तो जब उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जा रही, तो क्या ये सभी को लग रहा था कि उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश की जाएगी या उनके परिवार को हानि पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, इसलिए सुरक्षा दी गई? देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि मैं आपके वक्तव्य से समर्थक नहीं हूँ, यदि आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ, तो इसमें कौन सी गलत बात है? अगर एकनाथ शिंदे जी ये कहते हैं कि मैं, और लोग कहते हैं कि 2.5 साल बाद ये बात क्यों याद आई? 2.5 साल पहले शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ 2019 में मिलकर के चुनाव लड़ा, मिलकर के चुनाव जीता, फिर क्यों एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया? ये बात ठीक नहीं है। देखिए, ये महत्वाकांक्षा थी उद्धव ठाकरे की कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, इसलिए वो गए और वहां पे 2.5 साल से जो परेशान थे, ठीक है, कि बहुत से लोगों को मंत्री बनाया गया, इनको नगर विकास मंत्री बनाया गया था, करोड़ों रुपए का काम दिया गया था। काम की बात नहीं है, बात है विचार की। विचार बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व था और उस हिंदुत्व को छोड़कर
उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के साथ गए थे, इसलिए शायद 40-50 विधायक तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इसलिए बगावत हो रही है कि उद्धव सरकार जो बनाई गई है, उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को छोड़कर अपनी सरकार पर ज्यादा ध्यान दिया कि उन्हें कुर्सी मिल जाए? उद्धव ठाकरे जी ने यही सोचा कि जीवन में हम मुख्यमंत्री तो बन जाएं, और उसी मुख्यमंत्री बनने में आज का ये हादसा हुआ है, जिससे एकनाथ शिंदे जैसे लोग जो पारिवारिक थे, जो संस्कारिक थे, और जो संजय राउत जी भी उस समय साथ में थे, बाला साहब ठाकरे के साथ संजय राउत जी भी थे, एकनाथ शिंदे भी थे, उद्धव ठाकरे, आपको याद होगा बाला साहब ठाकरे के सामने भी कितने लोगों ने विरोध किया, और भुजबल साहब ने किया, राणा साहब ने किया, और इन दोनों लोगों के बाद भी बाला साहब ठाकरे अपनी बात पे अडिग रहे, और उसी बात को अडिग रखने के लिए आज पिछले 5-6 दिन से जो ये घमासान सर्कस चल रहा है, जिसको आदित्य ठाकरे ने सर्कस नाम दिया है, हम ये कहना चाहते हैं कि आदित्य ठाकरे अभी बच्चे हैं। आदित्य ठाकरे को, ठीक है, उद्धव ठाकरे बीमार थे तो आदित्य ठाकरे और अजीत पवार और शरद पवार को शिव सैनिकों पर हुकूमत नहीं करनी चाहिए जी। और आज स्थिति ऐसी आ गई है, और निश्चित तौर से मैं ऐसा जानता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि समीकरण ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को पका पकाया आम मिला है। भारतीय जनता पार्टी तभी कह रही थी कि फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, आप साथ दे दीजिए, उद्धव ठाकरे ने साथ दे दिया, और आज भी स्थिति ऐसी आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के बगैर एकनाथ शिंदे कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है कि अगला सीएम महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे हो, ये भारतीय जनता पार्टी उनको बनाकर। तो अजय जी, अगर उद्धव सरकार गिरती है, उद्धव ठाकरे बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे ही उनकी जगह लेंगे? जी जरूर। एकनाथ शिंदे 40-50 विधायकों के साथ है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनकी पत्नियों को फोन किया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि इनकी सुरक्षा करिए। देखिए अजय जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या एकनाथ शिंदे किसी के बहकावे में आ रहे हैं, तभी सभी विधायकों को लेकर बैठे, या किसी लालच में आ रहे हैं मुख्यमंत्री बन जाएंगे उद्धव सरकार अगर गिर जाएगी तो? देखिए लालच तब होता जब धन का बंटवारा होता, पद का भी लालच होता है अजय जी। होना, विचार का बंटवारा होना। बाला साहब ठाकरे का विचार हिंदुत्व विचार था जी, लेकिन अजय जी पद का भी लालच होता है। ठीक है, पद का लालच होता है, तो 2019 में भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद थी, तो उद्धव ठाकरे जी ने अपना नाम प्रसिद्ध कर दिया और वो मुख्यमंत्री बन गए। एकनाथ शिंदे चाहे जो हो, मैं तो कहीं इस बात की टीज है, जान रहा हूँ एकनाथ जी को इस बात की टीज है कि उस समय उद्धव सरकार में जब बनी तो उद्धव ठाकरे ने अपना नाम आगे कर दिया और एकनाथ शिंदे नहीं बन पाए मुख्यमंत्री। नहीं, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनने की लालसा नहीं होनी चाहिए। एकनाथ शिंदे एक शिव सैनिक है और एकनाथ शिंदे हिंदुत्व का कार्य करते हैं, ये अगर वो सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। लेकिन समीकरण कहता है कि एकनाथ शिंदे की टीम को भारतीय जनता पार्टी के साथ, हिंदुत्व के साथ काम करना चाहिए, और कांग्रेस, एनसीपी और लोगों को अपने साथ करना चाहिए, क्योंकि भारत देश में भारतीय जनता पार्टी का अगर सबसे बड़ा विपक्ष कोई है तो वो कांग्रेस है। शरद पवार जी शुरू से हिंदुत्व के विरोध थे। शरद पवार जी शुरू से बाला साहब ठाकरे के समय से भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहते थे, वो तो आज भी चाहेंगे कि किसी तरह से हमारी टीम लेकिन अजय जी जो परिस्थिति नजर आ रही है, जो महाराष्ट्र में परिस्थिति नजर आ रही है, शिंदे गुट साथ में अलग हो चुका है, लगभग 40 विधायक 39 विधायक उनके साथ में है। अगर फ्लोर टेस्ट में उद्धव सरकार फेल हो जाती है तो एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनेंगे, साफ आप कह रहे हैं, तो पद की लालसा कैसे नहीं हो सकती उन्हें?
नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने ये कहा है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मैंने नहीं कहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह कर सकती है। क्यों? क्योंकि जब 2019 में चुनाव हुआ था, तब फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई तो उद्धव ठाकरे ने मना कर दिया था जी। अब उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को खत्म करने के लिए, शिवसेना को अपनी पोजीशन दिखाने के लिए हो सकता है एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और धरती पर किसी भी व्यक्ति का अहम, किसी भी व्यक्ति का घमंड बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उद्धव ठाकरे ने अपने जीवन में 2019 में वही गलती की जो नहीं करना चाहिए था। जी जी, तो क्या आपको यही लगता है कि आज जिस तरीके से एक जीत हुई है शिंदे गुट की, मतलब रोक लगा दी गई है 11 जुलाई तक, और 11 जुलाई तक का जो समय है इसमें कोई और रणनीति बनाएगी शिंदे गुट? ये शिंदे गुट की जीत नहीं है, ये शिंदे गुट की कोई जीत नहीं है। लेकिन जश्न तो मनाया जा रहा है। नहीं, संविधान में ये लिखा है, संविधान में जब भी कोई जनरल व्यक्ति या कोई पावर वाला व्यक्ति जब कोर्ट जाता है तो तारीख मांगता है जी। शिंदे गुट ने एक तारीख मांगी कि साहब हमें कुछ समय दिया जाए ताकि हम अपनी बात को रख सकें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको 11 जुलाई का टाइम दिया है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से खुशियां मनाई जा रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है, केक काटा जा रहा है, तो सभी यही समझ रहे हैं कि एक जीत मान रहे हैं वो अपने आप की। देखिए, ये बात बिल्कुल तय है, भारत देश में राजनीतिक पार्टी सिर्फ जीत के लिए चुनाव लड़ती है जी। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति यदि जीतता है चुनाव के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, हाई कोर्ट के माध्यम से, तो अपना जश्न मनाता है जी। एकनाथ शिंदे ने अपना जश्न मनाया। अगर भारतीय जनता पार्टी कल इनकार कर दे तो एकनाथ शिंदे का क्या होगा जी? आज शरद जी, अजय जी, तो क्या आपको अगर ऐसा लगता है, अगर भारतीय जनता पार्टी मना कर देगी और ये जो सियासी लड़ाई है ये सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची, इतनी बड़ी लड़ाई होने के बाद क्या आपको लगता है कि दोनों पार्टियां जो है, उद्धव सरकार का जो गुट है और शिंदे गुट जो है, वो एक हो पाएगा आगे चल के? दोनों के मतभेद, मैं वही कहना चाहता हूँ मैडम कि अगर अभी तो मैंने सुना है कि दाऊद जो हमारे यहाँ का माफिया था, दाऊद का भी इन्वॉल्यूशन हो गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि भारतीय जनता पार्टी समर्थन ना करे एकनाथ शिंदे का तो क्या होगा? यही होगा कि एकनाथ शिंदे को अपना घर बचाना मुश्किल हो जाएगा जी। बिल्कुल। तो फिर क्या वो उद्धव सरकार के शरण में फिर से जाएंगे? नहीं, ये इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि संजय राउत जी ने खुलेआम ललकारा है कि तुम कहां जाओगे, चौपाटी पे तो आओगे। और उद्धव ठाकरे की पत्नी जी ने, उद्धव ठाकरे जी की पत्नी जी ने लोगों को फोन कर करके सरकार बचाने की बात की है। देखिए, भारत वो मजबूर नजर आ रहे हैं, जो जिस तरीके से आप बता रहे हैं, उनकी पत्नी अब इसमें उतर रही हैं और पत्नियों को कॉल कर रही हैं। उनकी पत्नी ने एकनाथ शिंदे के पूरी टीम को फोन करके, उनकी पत्नियों को फोन करके गुहार लगाया है कि मेरे पति की सरकार बचा दो। अच्छा, उन्होंने कहा है जी। तो जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि शिवसेना में आज सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होगा तो राज ठाकरे खुश होंगे। राज ठाकरे इसलिए खुश होंगे कि जब भारत देश में बाला साहब ठाकरे की शिवसेना चल रही थी, तब राज ठाकरे जैसे व्यक्ति बाला साहब के बहुत बड़े समर्थक हुआ करते थे। और जब बाला साहब ठाकरे ने बंटवारा किया तो उद्धव और राज ठाकरे का बंटवारा किया था जी। अपने बेटे को गद्दी दी थी, इसीलिए शायद राज ठाकरे ने अपनी एमएनएस पार्टी बना ली थी जी।
जी अजय तो जी, आज ये तो एक अलग मुद्दा है बातचीत करने का। अभी समय के अभाव के चलते इस बातचीत को यही खत्म करना पड़ेगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और लगातार जब तक ये महाराष्ट्र में सियासी संकट खत्म नहीं हो जाता, इस मामले पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। जिस तरीके से सामने फिलहाल जो परिस्थिति देखने को मिल रही है वो यही देखने को मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट से अभी राहत मिली है, 11 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। तब तक इस बीच में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। क्या उद्धव ठाकरे अपना फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर पाएंगे या फिर शिंदे गुट की जीत हो जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इस पर लगातार नजरें बनी रहेंगी हमारी। अजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम करता हूँ सभी आपके दर्शकों को। जी अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार इस मामले पर नजरें बनाए रखेंगे। एफएम न्यूज इस मामले पर लगातार जो है अपडेट है आपको अपडेट करता रहेगा। शिंदे गुट की ओर से जो याचिकाएं दायर की गई थी, 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में, उस पर आज सुनवाई हुई है। इसी मामले को लेकर आज हमारी चर्चा थी। शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील नीरज किशन कोल दलीलें पेश कर रहे थे, तो वहीं उद्धव ठाकरे ने बागी मंत्रियों पर एक बड़ी कार्रवाई की है और उनके मंत्रालयों को छीन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम विधानसभा के सक्षम अधिकारी से जवाब मांगेंगे कि डिप्टी स्पीकर को प्रस्ताव मिला था या नहीं। इसके बाद डिप्टी स्पीकर जीरवाल की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि डिप्टी स्पीकर ने ईमेल के माध्यम से भेजे गए उनके निष्कासन के प्रस्ताव की प्रामाणिकता पर सवाल खड़े किए हैं। ये सब जो राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है, इसके बीच में देखा जाए तो शिवसेना और अघाड़ी सरकार को बहुमत के लिए कहा जा सकता है। ऐसे में जिस तरह से शिवसेना के विधायकों ने अपने बागी तेवर लिए हुए हैं, उससे आने वाले समय में शिवसेना और अघाड़ी सरकार के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि 11 जुलाई तक का जो समय दिया गया है, क्या उद्धव सरकार अपने बहुमत साबित कर पाएगी, क्या वो अपनी कुर्सी बचा पाएगी या फिर शिंदे गुट की जीत हो जाएगी। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। इस मामले पर लगातार नजरें बनाए रखे हैं। एफएम न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।